आप सोचिए, एक 22 साल की लड़की जिसने अभी अभी कॉलेज खत्म किया हो, न कोई अनुभव, न कोई खास स्किल, और उसने एक ऐसा प्रोडक्ट संभाला जिसे पहले कभी किसी ने बनाया ही नहीं था। 3 साल में 3 सफल वर्जन लॉन्च किए। क्या आप जानते हैं, ऐसे नए ग्रेजुएट्स का जुनून और ऊर्जा आपके बिजनेस को कितना आगे ले जा सकती है? आज मैं आपको वही राज बताऊंगा जो नए ग्रेजुएट्स को आपके स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको बोलते हैं बिल्ड है बिज़नेस के बारे में कि कैसे आप अपना बिज़नेस बिल्ड करें, कोई प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करें और ख़ास तौर से ऐसा ब्रांड कैसे बिल्डअप करें जो पब्लिक उसको बहुत पसंद करे। जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ इस सीरीज़ में, मुझे लग रहा है उसको मैं नेटफ्लिक्स पे भी अप्लाई करना चाहूँगा। मतलब नेटफ्लिक्स में भी वो सब चीज़ें मिलेंगी, गूगल में मिलेंगी, एप्पल में मिलेंगी, जो भी ग्रेट कंपनीज़ हैं उन सब में ये पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने गूगल के ऊपर एक सीरीज़ बनाई है, नेटफ्लिक्स के ऊपर भी सीरीज़ बनाई है। ऑलमोस्ट सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो टोनी फेडल ने कुछ पॉइंट्स बताए थे कल हायरिंग के बारे में, उसको मैं एक बार रिवाइज करा दूं। सबसे पहला कि हम लोगों को ग्रेट टीम बनाने के लिए ये सोचना होगा कि नियर परफेक्ट टीम मिल सकती है हम लोगों को, नियर परफेक्ट टीम। उसके लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहला पॉइंट टोनी फेडल कहते हैं ईगर न्यू ग्रेड्स, यंग बच्चे जो सीखने के लिए इंटरेस्टेड हों। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ये मुझे नहीं पता था। अभी हम लोग यहाँ पर रिम्पी स्कैन को 30-40 लोगों से बढ़ा करके 100 पर ले जाना चाहते हैं, 200 पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये पॉइंट अगर नहीं पता तो फिर ऑब्वियसली मैं गलती करता। अब होपफुली वो गलती नहीं करूँगा। मैं न्यू ग्रेड्स को हायर करूँगा, ईगर न्यू ग्रेड्स। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक हायरिंग प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। कल हमने पढ़ा एक हायरिंग प्रोसेस मतलब एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि ढेर सारे लोग जब आप जॉब पे रखेंगे तो उनको कैसे सेलेक्ट किया जाए। थर्ड पॉइंट, जब आपकी कंपनी बनती है तो आप चाहें चाहे ना चाहें उसमें कल्चर बनता है, कल्चर। और अगर आपने ग्रोथ को बहुत ही कॉन्शियसली नहीं सोचा तो कल्चर ख़त्म हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए आपको ग्रोथ के प्रति बहुत ही थॉटफुल अप्रोच रखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, जब नए लोग आते हैं तो पुरानी टीम के साथ वो कैसे इमर्स हो जाए ताकि पुराना और नए लोग एक सेम कल्चर रहे। नहीं तो नए लोग आएंगे तो पुराने कल्चर को ख़त्म कर देंगे या कन्फ्यूजन हो जाएगा, जैसे बहुत सी कंपनीज के साथ होता है। अब फिफ्थ पॉइंट है आप चाहे किसी भी लेवल के हो, आप नॉर्मल एचआर भी हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे टॉप माइंड्स को हायर करना है। जैसे अभी मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लासमेट है इनफैक्ट, वो और उसकी वाइफ दोनों आईबीएम में एचआर में काम करते हैं, दोनों। इस बार मैं गया तो मिल के आया था, प्रशांत शर्मा नाम है उसका। मैं सोचा था अरे यार इतनी तो इसकी आईक्यू है नहीं, बहुत जीनियस तो नहीं है, तो एचआर में क्या कर रहा है। आपको एचआर में यही ध्यान रखना है कि टॉप टैलेंट उठाना है मार्केट से। ये चीज़ पता होगा या कुछ तो सिखाया गया होगा। अच्छी कंपनीज में अगर आपको एचआर में रहना है तो सिंपली आपको अपनी एचआर टीम को क्या बताना है कि मार्केट में टॉप टैलेंट खोजो। आप कंपनी बनाएंगे तो आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे तो कुछ लोग छोड़ के भी जाएंगे, आपको कुछ लोगों को फायर भी करना पड़ेगा। तो फायरिंग प्रोसेस कैसा होगा, आज हम लोग पहले पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है ईगर न्यू ग्रेड्स एंड इंटर्न्स। देखिए हमारे यहाँ ना छोटी सी संस्था है ऊपर, रिम्पी स्कैन और डीप नॉलेज, और हम लोग स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इस चीज़ के हैं कि नए ग्रेजुएट्स को हायर करना है। हम लोग इसके अगेंस्ट में हैं। बहुत से लोग मेरे पास आकर बोलते हैं सर हमको रख लीजिए अपने हाथ, हम कुछ पैसे नहीं लेंगे, सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन आपके यहाँ रह करके काम सीखेंगे। तो मैं उनको साफ साफ बोल देता हूँ कि नहीं, हमारे यहाँ जगह नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, ऊपर छोटी सी बिल्डिंग है, सब भीड़ भड़का हो जाएगा, यहाँ पर कॉलेज नहीं है, तो हम लोग आपको नहीं रख सकते। मैंने इस तरह से कम 10-12-15 लोगों को मना किया है। लेकिन टोनी फेडल कहते हैं जब अगर आप स्टार्टअप बना रहे हैं तो आपको ईगर न्यू ग्रेड्स रखना चाहिए। जो मैंने मना किया टोनी फेडल कहते हैं वैसे ही आपको करना चाहिए। तो देखते हैं टोनी फेडल का एक्सपीरियंस क्या है। टोनी कहते हैं सबसे पहला एम्प्लॉई अपनी कंपनी का तो मैं खुद हूँ, उसके बाद मेरा दोस्त मैट है, लेकिन तीसरा जो शुरुआत का जो एम्प्लॉय था वो थी
इसाबेल ग्यूनेट, एक लड़की इसाबेल ग्यूनेट। उसकी उम्र मात्र 22 साल। वो अपने कॉलेज से जस्ट पास आउट हुई है। बहुत ही समझदार, पढ़ने में तेज और एम्पैथेटिक मतलब काइंडनेस थी उसके अंदर में, बहुत ही दया भरी थी और उसका नेचर बहुत अच्छा था। और प्लस उसके अंदर में ये भाव था कि मैं दुनिया को बदल दूंगी बिजनेस के जरिए, कंपनी के जरिए। जैसे टोनी अपने बारे में कहते हैं वैसे ही, जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं ना कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट होगा, तो ऐसा ही उसका भी एटीट्यूड था। उसको हायर क्यों किया गया? एक यंग लड़की जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको क्यों हायर किया गया? बोलते हैं क्योंकि हमको ढेर सारी चीज़ें रिसर्च करनी थी जो हमें नहीं पता था। जब बड़ी मम्मी इंदिग्राम में थी, इंदिग्राम और IIM कैलकाटा मिल करके कोर्स कराया था, उसका MBA का जो बड़ी मम्मी ने किया था, मैंने भी ज्वाइन किया था, मैंने छोड़ दिया। तो उसमें उनको भी ऐसे ढेर सारा रिसर्च करना पड़ता था। अगर प्रिंटर खरीदना है तो किस कंपनी का प्रिंटर खरीदें। मैं मम्मी के साथ कम से कम 3-4 सिटीज़ में गया हूँ रिसर्च करने के लिए। तो इस लड़की को भी रिसर्च करने के लिए रखा गया था, कोई एक्सपीरियंस के लिए रखा गया। क्या चीज़ रिसर्च करने के लिए? ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो टोनी कहते हैं हमको पता ही नहीं था। तो टोनी बना रहे थे नेस्ट कंपनी। नेस्ट कंपनी क्या बनाती है? थर्मोस्टैट। तो हम लोग का एक्सपीरियंस उसमें था नहीं। हम लोग पहले क्या काम किए थे? एप्पल में आईफोन बनाया था और आईपॉड बनाया था। तो पहले हमने ढेर सारी ऐसी चीज़ें रिसर्च करनी थी, जैसे लोगों के घर में जो तार लगे हैं वो किस टाइप के तार लगे हैं। US में घर में बहुत ठंडी होती है। इवन हम लोग जब यूक्रेन में थे ना, वहाँ पर भी बहुत ठंडक होती है। वहाँ पूरी गवर्नमेंट की तरफ से गर्म पानी का सिस्टम रन किया जाता है बिल्डिंग में, ताकि घर गर्म रहे। इतनी ठंडी होती है कि अगर वो हीटिंग सिस्टम ना रखा जाए तो लोग फ्रीज होकर मर जाएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से 2 नल में पानी आता है, एक में गर्म और एक में नॉर्मल। गवर्नमेंट गर्म करके पानी घर घरों में भेजती है। तो बोलते हैं अब वो कैसे गर्म करते हैं, हीटिंग सिस्टम क्या है गवर्नमेंट का, लोग अमेरिकन घरों में, वो हम लोग को नहीं पता था। वो इसको रिसर्च करने के लिए बोला। किस टाइप के तार ज़्यादातर लोग अपने घरों में लगाते हैं, ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो हमको नहीं पता थी, वो इस लड़की का काम था रिसर्च करना। क्या काम था? रिसर्च करना। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ, टोनी कहते हैं हमने उसको इसलिए नहीं हायर किया था क्योंकि उसको थर्मोस्टैट बनाना आता है। उसको नहीं आता था। टोनी कहते हैं मुझे खुद भी बहुत कुछ नहीं आता था, हमारा केवल आइडिया था कि हमको थर्मोस्टैट बनाना है। तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था थर्मोस्टैट बनाने में, जैसे हमारा नहीं था। हम में से जो भी 3-4-5 लोग थे, किसी को भी थर्मोस्टैट बनाने नहीं आता था। और यही तो पॉइंट है कि हमको ये सारा का सारा चीज सीखना था। मुझे भी बड़ी खुशी हुई इस चीज को पढ़ के और बड़ी राहत मिली कि हम में से भी किसी को नहीं पता ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है। लेकिन हम क्या करने को तैयार हैं? वी आर रेडी टू लर्न एंड वी आर रेडी टू डाइव इन। तो बोलते हैं इसाबेल कूद गई हमारे साथ, शी डव इन। उसने 5 साल के अंदर में इतना सीखा थर्मोस्टैट के बारे में, इतना ज्यादा और इतनी तेजी से कि वो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट मैनेजर बन गई। और 3 वर्जन निकले 5 साल के अंदर में। तो 3 वर्जन्स, जैसा कि हमने आईफोन में किया था, आईपॉड में किया था, ऐसे इसके भी 3 वर्जन्स 5 साल में निकाले। तो याद ये रखिएगा, 5 साल और 3 वर्जन्स। हम लोग भी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने, ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स और WBX, फिलहाल ये 2 प्रोडक्ट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके 3 वर्जन्स 5 साल, याद रखिएगा, हम लोग को भी करना है। अब इसाबेल सक्सेसफुल हुई। क्यों सक्सेसफुल हुई? टोनी कहते हैं क्योंकि वो स्मार्ट थी, वो क्यूरियस थी और वो केपेबल थी, लायक थी। 3 ऐसी क्वालिटीज़ जो सबके अंदर में नहीं होती। स्मार्टनेस सबके अंदर नहीं होती, सबके सब बहुत क्यूरियस नहीं होते हैं या हर चीज़ के बारे में क्यूरियस नहीं होते, और थर्ड, हर आदमी उतना केपेबल नहीं होता। लेकिन इसाबेल थी। लेकिन खाली यही 3 क्वालिटी की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुई। उसकी सक्सेस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह था कि वो यंग थी। यंग, हमने जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था वो क्या था? यंग ग्रेजुएट्स। तो यंग थी इसलिए वो सक्सेसफुल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, यंग बच्चों के साथ बड़ी खासियत होती है, जब उनको कोई काम दो तो कुछ आइडिया तो होता नहीं है कि वो काम कितना मुश्किल है, तो करने में जुट जाते हैं, सोचते समझते बहुत नहीं है। तो बोलते हैं इसाबेल को नहीं आइडिया था कि वो काम कितना मुश्किल था, इतने ढेर सारी चीज़ें रिसर्च करनी थी, इसलिए वो घुस गई और उसने कर भी लिया। ये यंग होने का फ़ायदा होता है कि भेज दो, धक्का मारो, अपना कूदेंगे, मुश्किल काम कर दो, दे दो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, खुशी खुशी किया उसने, जॉय के साथ किया।
टोनी फेडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने मुझे ये पढ़ाया, ये सिखाया कि जो दुनिया की बेस्ट टीम होती है वो सिंगल जनरेशन की नहीं होती। मतलब सबके सब, जैसे मैं, बड़ी मम्मी एक जनरेशन के हैं, तो अगर हम सबके सब अगर खाली हमारी उम्र के लोग हों तो उसको बोलेंगे सिंगल जनरेशन। तो टोनी कहते हैं नहीं, बेस्ट टीम होती है मल्टी जनरेशनल। और नेस्ट ने तो, जो इनकी कंपनी थी, उसने एम्प्लॉय किया एक तरफ 20 साल के लोग जैसे ईसाबेल थी और एक तरफ 70 साल के लोग, दोनों एक्सट्रीम्स में लोगों को हायर किया। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है, ढेर सारा विजडम होता है जो कि वो यंग लोगों को पहुंचा सकते हैं। और यंग लोगों के पास क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो पुश बैक करते हैं। किसके अगेंस्ट में, उनको कुछ पता नहीं होता। इसलिए ओल्डीज के पास उनकी विजडम की वजह से एक चीज़ आती है, उसको बायस बोलते हैं, एजम्पशंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अरे थर्मोस्टेट की बहुत पुरानी कंपनीज तो चल रही हैं दुनिया में, कोई नई कंपनी लाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये एक एजम्पशन है। जैसे आईफोन जब आया तो उसके पहले स्मार्टफोन था, तो अगर कोई ओल्डी होगा तो बोलेगा स्मार्टफोन तो ऑलरेडी आ चुका है, तो क्यों बनाना। तो ये एक एजम्पशन है। तो ओल्डीज़ के पास विजडम है और यंगस्टर्स के पास फ्रेशनेस है, जिसकी वजह से वो एजम्पशंस को बायसेस के अगेंस्ट भी पुश बैक कर सकते हैं। एक तरफ जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे अगर मैं पिछले 40 साल में बम्बई गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, तो मुझे सब पता है कि कहाँ कहाँ मुश्किलें हैं। तो एक्सपीरियंस लोगों को जहाँ पर मुश्किलें दिखाई देती हैं, यंगस्टर्स को वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं कि ये कर लेंगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसीलिए जो यंग बच्चे होते हैं आपकी कंपनी के साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक बेकार खबर भी है, एक प्रॉब्लम भी है। जो यंगस्टर्स आपकी कंपनी में आएंगे, काम करेंगे, काम सीखेंगे, उसके बाद वो भाई उनको ज़्यादा सैलरी कहीं और मिलेगी, वो चले जाएंगे। और हर कोई एक स्टार्टअप ज्वाइन करने के बाद, जैसे स्कूल पास हो जाता है आदमी स्कूल से, ऐसे ही एक स्टार्टअप के साथ काम करके फिर वो छोड़ के चला जाता है। हर आदमी अल्टीमेटली छोड़ के जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो चले जाएं आपको छोड़कर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो अपने नीचे एक और यंग टीम, आर्मी ऑफ टीम, उनको ट्रेन करके जाएं। और इसी तरह से एक कंपनी को जो फोर्स चाहिए होती है वो मिलती है। नए नए यंग जनरेशन्स, ओल्डीज जो सिखाते रहते हैं, वो जो यंगस्टर्स हैं वो भी बूढ़े होंगे, 10 साल 12 साल 15 साल तक काम करेंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे। जैसे अभी दिलीप जी हैं, सुधीर है, आशीष है, फैज़ हैं, अगर ये हमारे साथ काम करेंगे अगले 10 साल 12 साल तक, तो ये लोग ओल्डीज हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान रखना है, इन्हीं ओल्डीज के थ्रू एक नई जनरेशन को तैयार करना है। आज पल्लवी है, आफ्ताब है, तो उनको, अभी यंगस्टर्स हैं, उनको हमने ट्रेन किया है, लेकिन इनके थ्रू हमको नई जनरेशन को ट्रेन करना है। इसी तरह से 10 साल बाद या 15 साल बाद अगर जो हमको टीम चाहिए होगी वो हमको अवेलेबल रहेगी। नहीं तो बुढ़े होकर के, रिटायर होकर अपना काम कर देंगे, कहीं और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, चले जाएंगे, हमारे पास कोई रहेगा ही नहीं। और टोनी कहते हैं इसी तरह से हम अपनी कंपनी की लेगेसी बनाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तैयार करते हैं। आप लोगों को याद है ना, एक किताब है हमारे पास टाटा के बारे में, क्या नाम है उसका, द लर्निंग फैक्ट्री। तो कौन लर्न करेगा, कौन टीच करेगा, यंगर जनरेशन को ओल्डर जनरेशन, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहना चाहिए। ऐसी बहुत सी कंपनीज होती हैं, बहुत सी, जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, 10 15 20 साल तक चलती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि टोनी कहते हैं उसमें 10 साल तक कंपनी चल रही है और लोग कमा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। तो आप ये नहीं चाहते, टोनी कहते हैं, कि 10 साल बाद आपकी कंपनी में देखें तो 35 साल के ऊपर के सब लोग हैं, उसके नीचे कोई काम ही नहीं कर रहा। अगर यंगस्टर्स आपकी कंपनी में नहीं है तो ये एक श्योर शॉर्ट साइन है कि ये कंपनी कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी को टोनी चाहते हैं कि एक एप्पल की तरह ब्रांड बनाए। तो हमने क्या पॉलिसी बनाई कि नए नए ग्रेजुएट्स जो जस्ट पास आउट हो रहे हैं, आप लोगों ने सुना है ना, कॉलेज में कंपनीज आती हैं हायर करने के लिए, तो किसको हायर करती हैं, फ्रेशर्स को, यंग ग्रेड्स को। तो वो नेस्ट जैसी कंपनी का ही पॉलिसी है कि यंग ग्रेजुएट्स को हायर करो और उनके लिए एक इंटर्न प्रोग्राम होस्ट करो कि तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुमको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। बोलते हैं हमारे यहाँ जो HR थी या जो भी हमारी टीम थी, वो उन सबको पसंद नहीं था कि यंगस्टर्स को लेकर रख दिया है तुम लोगों ने, कुछ उनको आता जाता है नहीं, काम क्या करेंगे। इसलिए ये जो पॉलिसी हमने बनाई थी ये बहुत पॉपुलर पॉलिसी नहीं थी। जो भी मैनेजर्स जाते थे हायर करने के लिए, वो सब बहुत रोते गाते रहते थे, अरे यार यंगस्टर्स को रखना है, फिर उनको सिखाओ पढ़ाओ, ये सब टेंशन की चीज़ है। ये लोग चाहते थे कि एक्सपीरियंस लोगों को लें, उनको ढेर सारा काम दे दें, और फिर वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको पता है क्या करना है और करते रहेंगे काम। ये
हायरिंग के लोग चाहते थे। ये आसान है, एक कंपनी में एक्सपीरियंस लोगों को खोजना और उनको काम देना आसान है। यंगस्टर्स को लेकर के सिखाना पड़ता है। बड़ी मम्मी बोलती मुझसे, तुम्हें पता है कितना मुश्किल है सिखाना। जो हमारे यहाँ टाइपिस्ट है उसको सिखाना बहुत मुश्किल काम है, टेक्नीशियंस को सिखाना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं, कितना मुश्किल काम है। जिसको काम आता है उससे काम कराना आसान है। तो इसीलिए जो बोलते हैं हमारे हायरिंग मैनेजर्स थे वो बहुत परेशान होते थे। और ये जो हायरिंग मैनेजर्स थे ये कोई गलत बात नहीं बोलते थे। एक्सपीरियंस लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आज आप ट्रेडिशनल कंपनीज में जाइए, जैसे एनटीपीसी है, इफ्को है, वहाँ पर इतने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर अनट्रेंड लोग जाएं। पापा बताते हैं कितने लोगों की जान चली जाती अगर अनएक्सपीरियंस लोगों को, फ्रेशर्स को आप रखेंगे। तो एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है। आपको अपनी टीम में कोई ना कोई ऐसा चाहिए जिसने वो काम पहले किया हो और फिर से कर सकता है। टोनी कहते हैं कि अगर आप यंगस्टर्स को देखते हैं और उनको देख करके खाली आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है ये बच्चे, आजकल के बच्चे कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत सिखाओ, सैलरी लेंगे, फिर छोड़ करके किसी और कंपनी में चले जाएंगे। जैसे मैं अमन को देखता हूँ, अमन ऐसे फ्रेंड्स को देखता है, अरे पता है सर हमारे यहाँ वो देख रहे, वो वाली टीम मेंबर थी, उसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ करके एप्पल ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह के यंगस्टर्स को जो आप देखते हैं जिनके मन में यही रहता है कि एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी जंप करके जाएं, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं। टोनी कहते हैं आप यंग एम्बिशियस टैलेंट को मिस कर रहे हैं। अभी मैं फिल्मों का शौकीन था, पहले बहुत फिल्में देखता था, अब तो कम हो गया, अभी भी देखता हूँ। कुछ फिल्में ऐसी होती थी उस ज़माने में, अभी भी वो फिल्में हैं, वो पूरी फिल्म भरी रहती थी ग्रेट टैलेंटेड एक्टर्स से। मतलब आज अगर उन एक्टर्स को देखेंगे तो वो एक फिल्म में अगर हो तो आप वो फिल्म देखना चाहते हैं। जैसे परेश रावल है हमारे ज़माने में, अमरीश पुरी थे। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था मुंबई होटल, जो 26/11 को बॉम्ब अटैक हुआ था, उसमें अनुपम खेर थे और एक और लड़का था उसमें, यंगस्टर्स, ये दो मेन लीड रोल थे। वो उसका नाम मुझे पता नहीं है, वो स्लम डॉग मिलियनेयर में लीड एक्टर था। लेकिन मैं देखता हूँ श्याम बेनेगल या सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल जैसे लोग, ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे कि लोग मरते थे इनके लिए काम करने के लिए। और खास तौर से यंग टैलेंटेड लोग, समझते हैं यंग टैलेंटेड कौन है? ऐसे यंगस्टर्स जो सीखना चाहते हैं पागल की तरह, वो खाली पैसा नहीं कमाना चाहते, सीखना चाहते हैं। श्याम बेनेगल की सारी फिल्में सुपर टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से होती थी, लेकिन ये सब उस समय यंगस्टर्स थे। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, क्या नाम उसका, ओम पुरी तो देखने में इतना भद्दा लगता था उस जमाने में, लेकिन फिर भी ज्यादातर श्याम बेनेगल की फिल्मों में वो रहते थे। लेकिन मैं सब क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, श्याम बेनेगल फिल्मों में कहां पहुंच गया मैं? एज अ कंपनी सीईओ आपको अपना आंख रखना है कि कौन से बंदे हैं यंग टैलेंटेड कस्प पे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी खोज रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। जैसे मुझे आपके बारे में लगता है कि आप ऐसी कुछ फायर है आपके अंदर में। मुझे गौरी के बारे में, फिल्मों के बारे में लगता है कि फिल्म एक्टिंग या कुछ करना चाहती है। शायद अभी डीप नॉलेज या रिम्पी स्कैन उसके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन आई कैन सी दैट यू राइट प्लेस पे आप एक्सेल करोगे। तो टोनी कहते हैं जब आप यंगस्टर्स को देखते हैं तो खाली चिढ़िए मत, आप देखिए उसमें से कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जो कस्प पे होंगे। कस्प मतलब एज पर होंगे, यंग हैं बट विजडम से भरे हुए। टोनी बोलते हैं बड़े बड़े लोगों से, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लाइफ के काफ़ी मैच्योर स्टेज पर हैं, बहुत कमा रहे हैं, बोलते हैं आप भी कभी ऐसे ही थे, आप भी यंग थे, किसी ने आपके साथ भी रिस्क लिया, आपको भी सिखाया, आपने भी गलतियां की थी और आपकी गलतियों को भी किसी ने ठीक किया था और आपको गाइड किया था आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। बोलते हैं टोनी कि आपका एक तो कर्तव्य है, काम है कि आप अपनी यंगर जनरेशन को तैयार करिए, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को नहीं रियलाइज होता। टोनी कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी के लिए यंगस्टर्स को तैयार करना एक गुड ग्रेट इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे आज मैं बड़ी मम्मी से बात कर रहा था, तो एक कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए या एनजीओ रजिस्टर करनी चाहिए, इसके बारे में बात चल रही थी। तो एनजीओ ये होता है कि उसमें आप कोई प्रॉफिट नहीं बना सकते, नो प्रॉफिट नो लॉस होती है मोस्टली। उसमें आप गवर्नमेंट ढेर सारा टैक्स
रिबेट देती है, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक कंपनी में आपको टैक्स देना होता है और जो पैसे बचते हैं वो आपकी प्रॉफिट हो जाती है। लेकिन कंपनी में एक और खास चीज़ होती है, स्टॉक्स होते हैं, शेयर होता है, और उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। अगर आपके पास, पापा अक्सर कहते हैं ना कि 20 साल पहले अगर एसीसी सीमेंट का अगर हमने शेयर 10 शेयर ले लिया होता तो आज हम करोड़पति होते। जितना पैसा हमने एक फ्लैट में लगाया वो 20 लाख रुपए का फ्लैट जो हमने आज से 20 साल पहले लिया, आज उस फ्लैट की कीमत 1 करोड़ है। लेकिन अगर फला फला कंपनी का हमने शेयर लिया होता तो उसकी कीमत 100 करोड़ होती। तो वो एक वैल्यू बढ़ती है। ऐसे ही यंगस्टर्स को अगर आप यंग एज पे लेते हैं तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो धीरे धीरे ग्रो करेंगे और आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी। तो यंगस्टर्स को ट्रेन करना मतलब इन्वेस्टमेंट भी है। मैं फिलहाल आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तीनों को सिखा करके, और यंगस्टर्स आप लोगों को भी मैं सिखा रहा हूँ, तो मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप फ्यूचर की ग्रेट स्टॉक्स हैं, ग्रेट शेयर्स हैं। बोलते हैं जिन लोगों को भी हम अपने यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए बुलाते थे वो जॉब नहीं होता था, खाली सिखाते थे। तो 10 में से 1, 2 या 3 ऐसे लोग होते थे जिनको बाद में हायर कर लेते थे, और जिनको हम वापस हायर नहीं करते थे 7 लोग, वो भी रियल चीज़ों पे हमारे साथ काम करते थे, रियल प्रोडक्ट शिप करते थे, वो रियल फीचर्स के साथ काम करते थे। और वो काम करते करते गौरी दिन पूछ रही थी मेरा करियर क्या होगा, मेरा टैलेंट क्या होगा। तो टोनी कहते हैं एक यंग इंटर्न को काम करते करते पता चलता है कि उसका पैशन क्या है। वो हमारे साथ काम करते करते उनको ये समझ में आता था कि वो क्या करना चाहते हैं। और बोलते हैं कुछ ने तो अपना सब्जेक्ट बदल दिया, हमारे साथ काम किया और उनको समझ में आया कि हमको ये काम ज़्यादा अच्छा लगता है, या उनको समझ में आया कि सीरियसली करना है तो कुछ और करना है। तो लोगों ने अपने करियर के ट्रैजेक्टरी को, डायरेक्शन को बदल दिया। और इसके साथ साथ ये जब बाहर निकले सारे के सारे यंग इंटर्न्स, ये बाहर गए और अपने दोस्तों को बताया यार ये कंपनी में काम किया और बहुत सीरियसली। आज भी हमारे यहाँ पता है, हम लोग के यहाँ पूरे लखीमपुर में आज कम से कम 80 लैब है। इसमें से जो टॉप 10 लैब्स चल रही हैं उसके रन करने वाले सब चंदन के लोग हैं, क्योंकि चंदन ने सबको सिखाया है। यंग लोग जैसे दिलीप है, दिलीप को 20 साल की उम्र में हायर किया था। सुधीर को 10 साल पहले हायर किया था। अंबुज को मुझे 10 साल पहले हायर किया था। तो जस्ट मैं कॉलेज से एमडी करके निकला, सेकंड जॉब ये थी मेरी। तो हम लोगों को सबको चंदन ने ट्रेन किया है। तो बोलते हैं टोनी कि यंगस्टर्स जब आपके यहाँ से सीख करके बाहर निकल के जाएंगे तो बाकी लोगों को बोलेंगे यार मैंने सीखा है वहां पर, वही मैंने सीखा है, वो मेरी कर्म भूमि है, वो लर्निंग ग्राउंड थी, दूसरों को बताएंगे। और फिर इससे क्या फायदा होगा? और फिर लोगों ने, यंग लड़के, ब्रिलियंट लड़के, बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और जितने भी बेस्ट कॉलेजेस, ब्राउन यूनिवर्सिटी, सबसे एप्लीकेशन आ रही है, हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। जाना है? ये फायदा होता है वर्ड बाय माउथ स्टूडेंट्स का। जब आप उनको, यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं तो यंगस्टर्स दूसरों से बताते हैं तूने कहाँ काम किया यार, तो बताते हैं कि वहाँ काम किया। ऐसे करते करते बोलते हैं एक टाइम के बाद हमारे पास, हमको खोजना नहीं पड़ता था, हमारे पास अपने आप एप्लीकेशन आती थी यंगस्टर्स की, ब्रिलियंट लोगों की, जो हमारे साथ काम करना चाहते थे। और फिर हमारे जो हायरिंग मैनेजर्स बोलते हैं यार तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया, हम खोजते रहते थे, परेशान रहते थे कहाँ से लाएं कहाँ से लाएं, और देखो हमारे पास ढेर सारे यंगस्टर्स हैं जो ब्रिलियंट लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। तो ये है पहला वाला एग्जाम्पल। पहला वाला पॉइंट क्या था? ईगर न्यू ग्रेड्स एंड इंटर्न्स टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस्ड वेल सीजन क्रू। जब भी आप एक कंपनी बना रहे हैं तो खाली कंपनी नहीं बना रहे हैं, आप एक पूरी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आपको पता है डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब की पैरेलल यूनिवर्सिटीज चलती हैं। डोमिनोज की यूनिवर्सिटी चलती है, वो कॉलेज की बिल्डिंग बना रखी है, वहां पर यंगस्टर्स को लाते हैं, ट्रेन करते हैं मैनेजर्स की तरह, फिर जाओ काम करो। मैकडोनल्ड्स कितने हैं पूरी दुनिया में? 58,000। तो 58,000 मैनेजर्स चाहिए, तो कहाँ से लाओगे मैनेजर्स? एक्सपीरियंस मैनेजर्स कितने महंगे होते हैं। तो ये लोग यंगस्टर्स को बुलाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद भेजते हैं। तभी टाटा को लर्निंग फैक्ट्री इसलिए कही जाती है क्योंकि वो लाते हैं, सिखाते हैं। ये ट्रेंड मुझे लगता है अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। अंग्रेजों मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में राज करने के लिए, दुनिया भर में राज करने के लिए सबसे पहले स्कूल्स और कॉलेजेस खोले, वहाँ पर लोगों को ट्रेन किया, उसमें से लोगों को हायर किया। तो वो स्ट्रैटेजी अभी भी आपको फॉलो करनी है। आप कंपनी रन करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए आपको रॉ मटेरियल्स, मतलब एम्प्लॉयज, अच्छे एम्प्लॉयज। तो समझ में आया? अगर आपको हायरिंग करनी है तो उस हायरिंग के प्रोसेस में कॉलेज खोलना है,
ओल्डीज को रखना है, एक्सपीरियंस्ड को, और यंगस्टर्स को रखना है जो सीखना चाहते हैं, इसाबेल की तरह, जो कुछ नहीं जानती थी थर्मोस्टैट के बारे में, फिर भी प्रोडक्ट मैनेजर बन गई, थैंक्स टू टोनी फेडल, थैंक्स टू बिल्ड। ठीक है, थैंक यू।